तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा आज की जो चर्चा होने वाली है ना, हमारी बहुत ही ज्यादा खास चर्चा होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं वेलोसिटीज ऑफ द इमेज इन द स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस। ठीक है, जब स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होता है और उस समय पर अगर वो जो स्फेरिकल सरफेस है अगर वो चलने लग जाए या ऑब्जेक्ट चलने लग जाए तो जो बनने वाली इमेज है वो कैसे चलेगी, कितनी रफ्तार से चलेगी, किस डायरेक्शन में चलेगी, किस डायरेक्शन में नहीं चलेगी, ये सारी की सारी बात करूंगा मैं इस वीडियो में। और बेटा स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होता कैसे है, क्या उसका जनरल फॉर्मूला आता है और किस तरह से उसके ऊपर सवाल बनते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर और जेईई एडवांस लेवल तक मैंने उसमें सवाल दिखाए थे, है ना। दूसरे वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बात की थी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, है ना। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे आती है, कैसे उसके सॉल्यूशन होते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, ये सारी बात मैंने उस वीडियो में करी थी। और आज की जो वीडियो है वो हो गई हमारी तीसरी वीडियो। ठीक है, सुनो आ जाओ, बहुत ही जबरदस्त चर्चा है और बहुत ही आसान है। ठीक है, जानते हो बेटा इस वैरायटी के सवाल जो मैं तुम्हें कराने वाला हूं, इस वैरायटी के सवाल मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाए थे प्लेन मिरर में, है ना। कि जब प्लेन मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जब ऑब्जेक्ट चलने लगे और मिरर भी चलने लगे तो इमेज कैसे चलने लगती है ना। टेढ़ा चलाया था, वर्टिकल चलाया था, सीधा चलाया था, सारे केस मैंने तुम्हें उसमें दिखाए थे। और इस तरह का जो दूसरी वाली वीडियो थी, इस तरह की दूसरी वाली जो चर्चा थी वो हमने तब करी थी जब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया था एक स्फेरिकल मिरर के सामने। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के सामने रखकर भी तुम्हें चलाकर दिखाया था कि देखो इस तरह से चलता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, है ना। फॉर एग्जांपल जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, मैंने ऐसा बोला कि मान लो इस तरह से मेरे पास कोई सरफेस था, है ना, और वो सरफेस भी मान लो चलने लगे, है ना। वो तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सरफेस, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सरफेस। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहा होगा अगर वो ऑब्जेक्ट भी चलने लगे वीओ रफ्तार से, है ना, और जो इमेज बन रही होगी अगर वो इमेज भी चलने लगे तो तुमसे पूछी जाती है कि इमेज की रफ्तार बताएं। क्या पूछा जाता है? इमेज की रफ्तार बताएं। मैं बोल देता हूं, मान लो इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसे मैं u बोल देता हूं और जो इमेज की जो दूरी है उसे मैं v बोल देता हूं। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो तो मुझे पता है, क्या होता है वो n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यही होता है कि कुछ और होता है? हर एक बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को, तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। अब सुनो, यहीं से मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूं कि कैसे जब ऑब्जेक्ट चलने लगे, सरफेस भी चलने लगे तो कैसे डील करना है उसके साथ, है ना। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत जानदार चर्चा है। सुन क्या बोला मैं ऐसे बोला कि बेटा जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। क्या कर दे? इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट द इक्वेशन। ओके, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो जरा क्या बनेगा, सामने देखो, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, देखो n2 तो कांस्टेंट है ना, और 1/v का क्या हो जाएगा -1/v², और फिर v का dv/dt, यही आएगा, कुछ और आएगा, है ना। देख n2 तो एज इट इज, 1/v का -1/v², और फिर v का dv/dt, है ना। ऐसा ही होगा ना। फिर है साइन माइनस का, है ना, ये माइनस का साइन। फिर n1 तो एज इट इज, और 1/u का -1/u², तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना। तो 1/u², और फिर u का हो जाएगा du/dt इज इक्वल टू, अब तो ध्यान से देख, n2 भी कांस्टेंट, n1 भी कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस भी कांस्टेंट, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब ये पूरी टर्म ही अगर कांस्टेंट हो गई तो भाई साहब सामने क्या मिला? जीरो, नील बटा सन्नाटा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? है ना, नॉर्मल सी बात है। अब ध्यान से देखो, सुनो ध्यान से देखो, तो बेटा ये dv/dt क्या है? dv/dt क्या है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस। और यही तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। क्या है ये? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। और ये du/dt क्या है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस। तो ये क्या हो गई? ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। और यार ये तो सवाल सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से देखो, क्या बना ये बना -n2/v²
है ना, और साथ में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस प्लस क्या बना, n1 बाय u स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, और सामने जीरो, और सामने जीरो। चलो आ जाओ इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस n2 बाय वी स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू माइनस n1 बाय u स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, है ना। देख माइनस ने माइनस को मार दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस विल बी इक्वल टू कितना हो गया, देख n1 बाय n2 और साथ में v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, और सामने क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, है ना। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। अब इसे भी अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज इक्वल टू n1 बाय n2 और v स्क्वायर बाय u स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। अब इस वेलोसिटी ऑफ सरफेस को आप दूसरी तरफ लेकर चले जाइए तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आएगा, सुन ध्यान से देख, n1 बाय n2 v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस और प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, क्या आ जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से चल रहा हो। सर टेढ़ा चल रहा हो, सीधा चल रहा हो, तो अरे सब करा दूंगा, तो ये तो कर, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। बेटा सीधा चलाने में भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वर्टिकल चलाने में भी मैं तुझे खुद ही फॉर्मूला बताऊंगा, तो बोलेगा सर अब तो सर कोई सा भी सवाल दे दो मुझसे, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई, सोच ले। चल इसका मस्त से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूले पे अपने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। देखो सुनो, तो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया इस तरह से कि मान लीजिए ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, और भाई साहब ये स्टिल नहीं है, ये मूव कर रहा है, कितनी रफ्तार से, मैंने बोला मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां से आप मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, और अब ये भी स्टिल नहीं है, ये भी मूव कर रहा है, कितनी रफ्तार से, बोला 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मान लीजिए ये मूव कर रहा है, ओके। और यहां पर बोला गया कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और यहां पर बोला गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5, ठीक है। अब सवाल सुने, सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट, सवाल क्या बोला गया, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इमेज, ठीक है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इमेज, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं यहीं पे वीडियो को एक बार जरा स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। देखो फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो, और v कैसे निकाला जाता है ये मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका हूं यार, है ना, तो अपने लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चल एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और खुद से करने का ट्राई कर, ठीक है, करो। तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टन, करा तुमने, कमेंट कर दिया नीचे। देख सुन मैं अटेम्प्ट कराता हूं, सुनो ध्यान से देखो। तो मुझे तो ये बात पता है कि यार जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है वो ये होती है n1 बाय n2 और v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, मतलब कि v बाय u का होल स्क्वायर, है ना, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस और प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। इन सारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास v नहीं है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर, है ना, ये वाला जो सेंटर है, ये जो पोल है, इस ये तुम्हारे पास नहीं है, तो अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार, है ना। तो पहले v निकालते हैं, और वो निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे पता है कैसे, n2 बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r, है ना। चलो आ जाओ फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, इसका सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ज्यादा बेसिक में मैं नहीं घुसूंगा, अगर नहीं समझ आए ना मैं क्या कर रहा हूं तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा वीडियो का, जो बेटा जो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन की जो पहली वीडियो थी ना, अगर आप उसे देखकर आ जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा फटाफट से सर ने ये क्या कर रखा है, ठीक है। तो n2 बाय v, n2 जहां जा रही है तो 3 बाय 2v माइनस n1 बाय u जहां से आ रही है 1, और u कैसा है नेगेटिव, तो ये आ गया प्लस का 30 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 0.5, यह है 1/2 और ये आ गया 20,
है ना। तो ये कितना आ गया 3/2v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। तो v कितना आ गया, v आ गया प्लस का 90 सेंटीमीटर। कितना आ गया, प्लस का 90 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन भी अब तो मुझे याद हो गई है, क्योंकि सेम सवाल मैंने 3 वीडियो में कई बार करवा चुका है ना। सेम सवाल कर लिया हमने, सेम कैलकुलेशन हमने कई बार रिपीट कर ली, तो अब तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देख, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, देख n1/n2, तो क्या है 1/1.5, तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। और v/u, v कितना है 90, और u कितना है, u है माइनस का 30, ओके माइनस का 30 और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, इधर वाली सारी वेलोसिटीज को पॉजिटिव मान ले तो इधर वाली अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चाहे तो उल्टा भी मान सकता है, कोई परेशानी नहीं उसके अंदर, है ना। सुनो आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये है 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस क्या है, ये है 1 और प्लस वेलोसिटी ऑफ सरफेस, तो ये कितना आया 1, है ना। ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2/3, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 3 और इसका स्क्वायर, और ये हो गया साथ में 4, है ना, और प्लस में 1, तो कितना हुआ 9, तो 3 3 दूनी 6, है ना, 3 आया ना, सही कर रहा हूं मैं एकदम। तो ये आया 3 और 3 दूनी 6, 6 चौके 24 प्लस 25, है ना, तो ये आ गया 25 मीटर और पर सेकेंड। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। मतलब के कहां पर बनेगी इमेज, पहली बात तो प्लस 90 पर बनेगी, मतलब कि इमेज कहीं तो यहां बन रही होगी, है ना, इमेज कहीं तो यहां बन रही होगी। और कितनी रफ्तार से दौड़ रही होगी, इस तरफ दौड़ रही होगी, पॉजिटिव आ रहा है ना, हमने इधर वाली पॉजिटिव मान रखी है, तो इमेज भाई साहब इस तरफ दौड़ रही होगी और 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही होगी, है ना, सेंटीमीटर था ये, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस तरफ दौड़ रही होगी। बोल तुझे बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले, है ना। देखो सुनो, इसकी जैसे एक सवाल मैं तुमसे देता हूं और नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर वैरायटी चेंज करके मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूं कि देखो वैरायटी चेंज करके सवाल किस तरह से होते हैं, है ना। देख सुन, आ जा, कमेंट करके नीचे बताना है मुझे। अच्छा मैंने कनकेव का कराया ना, तुम लोग कन्वेक्स का करके दिखाना मुझे, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब n इज इक्वल टू 1, मैंने बोला n इज इक्वल टू 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी मैंने बोल दिया, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो कि यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। और जो सरफेस है अपना वो इस तरफ चल रहा है, देख सुन, तो इसकी जो रफ्तार कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, है ना। मैंने बोला मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ना। और जो अपना जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, वो चल रहा है मान लो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये पॉजिटिव ली जाएगा कि उस तरफ है ना। तो क्या बोला गया कि फाइंड आउट, क्या बोला गया, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इमेज, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द इमेज, ठीक है। गलत मत करना, बिल्कुल अच्छे से ट्राई करना इसको, और ट्राई करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना कि सर देखो इतना आंसर आ रहा है ना। पक्की बात है ना भाई साहब, कसम है आईआईटी की, सॉल्व करके बताना है इसको, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है ना। बाकी अगर अपने को कंसेप्ट आता है तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये बात समझ आ गई है ना, सोच ले। चलो इसका मस्त से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करके नीचे आंसर कमेंट करो और फिर आगे बढ़ना। आ जाओ बेटा सुनो, अब थोड़ा सा जरा वैरायटी चेंज करके एक बार जरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बच्चा मुझसे क्या बोला, बच्चा बोला सर मैं तो सर ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं चलाऊंगा, बोला सर मैं तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलाऊंगा सर, तब बताओ क्या आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। मैंने बोला नहीं बेटा ये फॉर्मूला तो वैलिड नहीं है। तो बोला सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा सुन देख बेटा, ध्यान से देख, इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखो जब मैंने बोला कि मान लो ये अपना सरफेस है, ओके, मैंने बोला मान लो इस तरफ मीडियम है n1 और इस तरफ मीडियम है n2, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैंने बोला मान लो कहीं तो यहां पर अपना ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था और कहीं पर भी इमेज बन रही होगी, मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है वो होती है u, और जो इमेज की दूरी होती है वो होती है v, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चा बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला, बोला सर मैं तो सर ऑब्जेक्ट को सर ऐसे चलाऊंगा। मैंने कहा ठीक भाई ऐसे चला ले, कोई बात नहीं, है ना। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बोला सर अब बताओ सर इमेज कैसी चलेगी और क्या उसकी रफ्तार होगी। मैंने कहा बेटा ध्यान से सुन, तो तुझे मैंने ये बात बता रखी है कि ट्रांसफर जो मैग्निफिकेशन होती है एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए वो क्या होती है, वो होती है HI/HO इज इक्वल टू N1/N2 और साथ में V/U।
बोलो तुम्हें बता रखी है कि नहीं बता रखी? अगर नहीं देखकर रखे हो तो पिछले वाली वीडियो में बहुत ही जबरदस्त ढंग से मैंने तुम्हें बताया था, क्वेश्चन भी कराए थे इसके, है ना? जाकर ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर आ जाना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, देख कर आना भाई साहब, बहुत मजा आएगा, है ना? सुन देख ध्यान से देख। तो ये फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, है ना? बोला सर इस फॉर्मूले से क्या होगा फिर? मैंने कहा सुन तो सही, देख ध्यान से देख। तो क्या होगा? मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? सुन जरा ध्यान से देख। तो ये हुआ N2 और U और HI इज इक्वल टू N1 और V और HO। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात तो मुझे आपकी समझ आ गई, है ना? अब ध्यान से देख बेटा, अब ध्यान से देख, सुनियो मेरी बात को, बहुत बड़े ढंग से सुनियो, देख ध्यान से देख। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा इस इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? क्या बोला मैं? कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो आ जाओ। तो N2 तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको तो बाहर ही रख लेते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से देखो। तो अब यहां पर क्या लगाएंगे? U इंटू वी रूल लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं, है ना? U एज इट इज और साथ में DHI बाय DT प्लस HI एज इट इज और DU बाय DT। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? इसी तरह से देखो, सामने देखो, N1 तो कांस्टेंट है ना? और V एज इट इज और DHO बाय DT प्लस HO एज इट इज और DV बाय DT, है ना? बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले, है ना? अब ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, बहुत फोकस करके अपने को काम करना है। अब सुनो बेटा, शुरू में जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, है ना? कैसा ऑब्जेक्ट है ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोई हाइट होती नहीं है। बच्चा बोला हाँ सर ठीक है। तो अगर हाइट ही नहीं होती तो HO तो कैसा है? जीरो है, मतलब कि ये टर्म कैसी हो गई? जीरो हो गई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोला ठीक है सर, इतनी बात तो सर मुझे आपकी समझ आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और सुन देख, ध्यान से देख। तो बेटा जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे मूव कर रहा है तो यू थोड़ी चेंज हो रहा है ना? बोल, यू चेंज नहीं हो रहा, ये तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है ना। अगर ये टेढ़ा मूव करता तब तो यू चेंज होता, पर ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो यू भी चेंज नहीं हो रहा। तो यू कैसा? डी यू बाई डी टी कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोल बात समझ आइए कि नहीं आई है? यू तो चेंज नहीं कर रहा, तो यू चेंज नहीं कर रहा, तो यू में जो चेंज है वो कैसा है? जीरो। बोल तुझे मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? ये पर्टिकुलर केस के लिए है। अगर ये हमेशा ये टर्म जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देख इस एक ही सवालों में तुझे सारी चीज बता रहा हूं, देख ध्यान से देख। तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, जो सामने इक्वेशन देख रहे हो, ये सबसे जनरलाइज इक्वेशन है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। सर अगर सर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, सर हाइट वाला ऑब्जेक्ट होता तो? अरे वो टर्म जीरो नहीं होती भाई साहब, वो भी जुड़ जाती, है ना? तो बोल, सर टेढ़ा चल रहा होता तो सर टेढ़ा, अरे भाई ये टर्म भी जीरो नहीं होती, ड्यू बाई dt भी रह जाता, है ना? तो बोल बात समझ आइए कि नहीं आइए? पक्की बात एकदम। पर इस केस के लिए ये दोनों टर्म्स जीरो हैं। तो ध्यान से देखो जरा क्या फॉर्मूला मेरे पास बनता है ना? सुनो, तो ये क्या बना? ये बना N2 और U और DHI बाय DT इज इक्वल टू N1 और V और DHO बाय DT, है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? देख ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो DHI बाय DT कितना आ गया? सुन, ये आ गया N1 बाय N2 और V बाय U और DHO बाय DT, है ना? ये DHO बाय DT क्या है? यही तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है कि नहीं यार? है ना? तो देख, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू N1 बाय N2 और V बाय U और साथ में क्या हो जाता? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और परपेंडिकुलरली चल रहा हो, है ना? पर तू ध्यान से देख, तो मैंने तुझे एक मेथड ऐसा बता दिया जिस मेथड से चाहे तेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, चाहे वो परपेंडिकुलरली चल रहा हो चाहे किसी एंगल पर चल रहा हो, तू हर तरह के क्वेश्चन उसे टैकल कर पाएगा। तुझे क्या करना है? सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है, HI बाय HO इज इक्वल टू N1 बाय N2 V बाय U, और फिर उसे रीसेटल करके और फिर क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और किसी भी तरह का सवाल आ जाए, मैं तो कहता हूं बस अब तू सारे के सारे सवाल उससे सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? कर सकते हो ना इस तरह के क्वेश्चन? पक्की बात एकदम। फालतू टाइम पास सवाल होते हैं।
अब डेटा देके मैं तुझसे हजारों सवाल करा सकता हूं, है ना। बोल लेता मान लो इसी में देखो डेटा देके तुमसे सवाल करा लेता। मैं बोलता मान लो n1 इज इक्वल टू 1 है, मैं बोल देता n2 इज इक्वल टू 2 है ना। मैं बोल देता कि भाई साहब ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है ना। तुझसे बोलता कि बता इमेज की रफ्तार क्या होगी, तो पहले तो अपने को इमेज निकालनी पड़ती कि इमेज कहां बनेगी, है ना। मैं ऐसा बोल देता कि मान लो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, क्या है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो पहले अपन v निकालते, और v कैसे निकालते, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। बोल पक्की बात। तो n2 बाई वी कर दे तो क्या आते, n2 जहां रे जा रही है तो 2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, तो 1 बाई यू, यो कितना आता। अब मैं ये दूरी मान लो तुमको 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ही दे रहता, कितनी दे रहता, 20 सेंटीमीटर ही दे रहता, तो कितना रहता, प्लस का 20 आ जाता, है ना। इज इक्वल टू क्या आता, n2 माइनस n1, मतलब कि 2 माइनस 1 और बाय r। और r कैसा है इसका r है नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ है ना। अरे हाँ ना बोल, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली सारी डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये आ जाता माइनस का 20। अब यहां से जो भी v की वैल्यू आ जाए उसे यहां पर पुट कर दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर है। हाँ ना बोल। इस तरह के सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसा फालतू टाइम पास सवाल कराने की कोई जरूरत नहीं है। कर सकते कि नहीं कर सकते भाई साहब, IIT की कसम है। अगर नहीं कर सको तो नीचे कमेंट करके बताना, चाहे एक और वीडियो बनानी पड़ जाए इन सवालों की, मैं बना दूंगा भाई साहब, पर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे से समझना है, बढ़िया नोट्स बनाने, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना है, दिक्कत ही नहीं है भाई साहब कोई। इस चैनल पर आ गए तो फिर दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं, पक्की बात एकदम सोच ले। और भाई साहब यहां तक आए हो तो इसका मतलब तुम्हें समझ सारा का सारा है, और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, और बेटा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि धीरे धीरे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़े, और भाई साहब ये वीडियोस उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनकी सच में इनको जरूरत है। बात समझ आएगी नहीं आएगी। बहुत बार बोलता हूं मैं कि भाई साहब देश में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतने ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, पर उनके पास जेब में पैसा नहीं है कि वो महंगी महंगी कोचिंग जाकर अफोर्ड कर सकें यार, है ना। तो अपना उद्देश्य तो वही है कि बच्चा उस महंगी कोचिंग में जाकर ना पढ़े, अपने घर पर बैठकर पढ़े, फ्री में पढ़े। भाई साहब उस बच्चे का हक है, उसकी जेब में चाहे पैसा है चाहे नहीं है, पर उस बच्चे का हक है उसको वही एजुकेशन मिले जो देश के किसी भी और बच्चे को मिल रही है। और ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम तुम करोगे भाई साहब। मेरा काम तो जो था मैंने कर दिया, ठीक ठाक पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अच्छा कंटेंट डिलीवर करना था मैंने कर दिया, अब काम आपका है भाई साहब। बोल बात समझ आइए कि नहीं आइए, ठीक है। चलो बाय बाय टाटा।